हेलो मेरे प्यारे साथियों। हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वह हम पढ़ रहे हैं कोशिका, यानी हम कोशिका पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं, इसमें ऊर्जा का निर्माण व संचयन होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण व संचयन एटीपी के रूप में होता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो ऊर्जा का निर्माण वो संचय वह किस में होता है, तो वह एटीपी के रूप में किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊर्जा का निर्माण और संचय है ना, वह एटीपी के रूप में होता है। फिर क्या है, इसको श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो जो है ना, इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं। तो हम किस पर चर्चा करें, चर्चा करें हम माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो क्या हो गया, तो इसको श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। तो यह किस में सहायक होती है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायक होती है। इसे कोशिका का शक्तिगृह, हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यानी आपको यह पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। या आपसे यह पूछ लिया जाए जो कोशिका का शक्तिगृह होता है वह कौन होता है, तो जो कोशिका का शक्तिगृह होता है ना, वह होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। या फिर आप उसको पूछ लिए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है, आगे हम लवक पर चर्चा करने वाले हैं कि लवक क्या होता है, क्या कुछ होता है। तो इसके बारे भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लवक पर चर्चा करते हैं। तो लवक क्या हो गया, लवक है ना, ये खोज हेलक ने, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं तथा अधिकतर लवक में वर्णक पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, जो लवक होते हैं ना, तो लवक क्या है, जो इसकी खोज है ना, इसकी खोज हैकल ने, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की हैकल ने। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लवक की खोज किसने की, तो लवक की खोज हैकल ने की थी। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यानी जो लवक होते हैं ना, तो लवक ओनली ऑन किस में पाए जाते हैं, तो लवक ओनली ऑन पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यानी लवक पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है कि जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं तथा जो अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। यानी जो अधिकतर लवक होते हैं, तो अधिकतर लवकों में क्या होता है, तो अधिकतर लवकों के अंदर वर्णक होता है। तो लवक की खोज किसने की थी, तो लवक की खोज की थी हैकल ने। तो लवक की खोज किसने की थी, लवक की खोज की थी हैकल ने। उसके बाद क्या है, लवक से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लवक है ना, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि लवक किन में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लवक हमेशा पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यानी पादप कोशिकाओं के अंदर ही लवक पाए जाते हैं। जो लवक है ना, तो लवक की खोज किसने की थी, तो लवक की खोज की थी हैकल ने। फिर क्या है, तथा अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। तथा अधिकतर लवक के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे लवक होते हैं ना, जो अधिकतर लवक है ना, उसके अंदर वर्णक उपस्थित होते हैं। यानी लवक के अंदर क्या होते हैं, तो लवक के अंदर वर्णक उपस्थित होते हैं। फिर आगे क्या है, हमारा आगे है, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल व कवक में लवक नहीं पाए जाते। क्या हो गया, जो जीवाणु है ना, जीवाणु और जो नील हरित शैवाल है वह कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर एक अपवाद है कि जो जीवाणु है ना, जीवाणु हो गया, एक तो हमारा हो जाता है नील हरित शैवाल और एक हमारा हो जाता है कवक। तो जीवाणु, नील हरित शैवाल और कवक के अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। ये के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों अपवाद होते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पादप कोशिका होती है ना, जो पादप कोशिका होगी, तो पादप कोशिका का जो रसोई घर है वह किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका का जो रसोई घर है ना, वह हरित लवक को कहा जाता है। तो हरित लवक को क्या कहा जाता है, पादप कोशिकाओं का
क्या कहा गया, पादप कोशिका। इसको रसोई घर कहा जाता है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो पादप कोशिका होती है उसकी किचन किसे कहा जाता है, तो उसकी किचन कहा जाता है हरित लवक को। यानी जो पादप कोशिका है ना, तो पादप कोशिका रसोई है हमारा हरित लवक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है पत्तियों का रंग है ना, पत्तियों का रंग क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण होता है। यानी जो पत्तियों का रंग हरा है ना, तो पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है, जो पत्तियों का रंग हरा है ना वह एक तो हमारा क्लोरोफिल या फिर जो पर्णहरित है ना, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पत्तियों का रंग है ना, तो पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है, तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण होता है। फिर क्या है, अगला है हमारा टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। यानी जो टमाटर होता है ना, जो टमाटर का लाल रंग होता है वह किस कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो टमाटर होता है, यानी जो टमाटर है, तो टमाटर का जो रंग लाल है, तो टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। फिर आगे क्या है, आगे है हमारा जो मिर्च का रंग है ना, तो मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण, वह चुकंदर का बीटाटिन के कारण और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि गाजर हो गई, मिर्च हो गई और जो चुकंदर हो गया, इनका रंग किस कारण अलग अलग कलर का होता है, तो इसके पीछे भी कुछ में कुछ रीजन है, तो उसका हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा मिर्च का रंग है ना, तो मिर्च का रंग हमारा कैरोटीन के कारण होता है। तो मिर्च का रंग किस कारण होता है, तो मिर्च का रंग हो जाता है कैरोटीन के कारण। तो मिर्च का रंग किस कारण हो जाता है, तो मिर्च का रंग हमारा कैरोटीन के कारण हो जाता है। जो चुकंदर का कलर है, तो चुकंदर का रंग किस कारण होता है, बीटाटिन के कारण होता है। यानी जो चुकंदर है, चुकंदर का रंग किस कारण हो जाता है, तो चुकंदर का रंग बीटानिन के कारण होता है। उसके बाद है गाजर, तो गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। वो जो गाजर का रंग होता है, तो गाजर का रंग किस कारण होता है, तो गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन व ज़ैंथोफिल के कारण होता है। जो हमारी मिर्च होती है ना, तो मिर्च का रंग तो होता है कैरोटीन के कारण, वो चुकंदर का कलर होता है विटामिन के कारण, और जो गाजर का कलर होता है ना वह कैरोटीन के कारण होता है। फिर क्या है, फिर है जो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन व ज़ैंथोफिल के कारण होता है। यानी जो हमारी पत्तियां होती है ना पेड़ पौधों की, तो उसका जो रंग है ना वह किस कारण होता है, पत्तियों का जो रंग पीला रंग हो जाता है ना, तो पीला किस कारण होता है, तो सबसे पहला तो होता है ये कैरोटीन के कारण, और वह फिर ज़ैंथोफिल के कारण जो पत्तियों का रंग है ना वह पीला होता है। फिर क्या है, फिर है कि पर्णहरित में मैग्नीशियम यानी Mg तत्व पाया जाता है। यानी जो पर्णहरित है ना, तो पर्णहरित में मैग्नीशियम यानी Mg तत्व पाया जाता है। फिर क्या है, जो राइबोसोम है ना, तो अब हम राइबोसोम पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज, तो अब हम थोड़ी सी चर्चा राइबोसोम पर भी कर लेते हैं कि राइबोसोम क्या कुछ है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज हमारी थी पैलेट ने की थी। यानी राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी। फिर आगे क्या है प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। यानी जो राइबोसोम है यह किसका कार्य करता है, तो जो हमारा राइबोसोम है ना यह हमारा प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन कहते हैं। यानी जो राइबोसोम है ना, तो जो क्या होगा, यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो राइबोसोम किसका कार्य करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटीन का कारखाना या फिर कोशिका का इंजन कहते हैं। तो क्या हो गया, जो राइबोसोम है ना, क्या हो गया, इसको प्रोटीन निर्माण का यह कार्य करता है। फिर क्या हो गया, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटीन का कारखाना या फिर इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। फिर क्या है, यह है RNA
तथा प्रोटीन से बने होते हैं। यानी जो राइबोसोम होते हैं ना, वह किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम जो है ना, वह हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यानी इसके अंदर जो आरएनए का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो इसका आरएनए का लगभग 80% भाग इसके अंदर होता है। फिर क्या है, यह सबसे छोटी कोशिकांक होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिकांक कौन सी होती है, तो क्या दोगे इसका जवाब? इसका जवाब आ जाएगा राइबोसोम। यानी जो राइबोसोम है ना, तो यह सबसे छोटी कोशिकांक होती है। तो जिसका निर्माण क्या है? जिसका निर्माण आपका क्या हो जाता है? जिसका निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। तो जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जिसका निर्माण हमारी केंद्रिका के द्वारा होता है। तो एक बार और हम पुनः थोड़ी सी इन सभी पर चर्चा एक बार और हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, इसमें ऊर्जा का निर्माण व संचय एटीपी के रूप में होता है। तो कल हमने जो पढ़ रहे थे ना, तो कल हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, और जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। तो जो इसके अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह किसके अंदर होता है? तो इसके अंदर जो ऊर्जा का निर्माण है ना, वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा है ना, इसमें ऊर्जा का निर्माण व संचय एटीपी के रूप में होता है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है ना, जो उसका निर्माण वह किस रूप में होता है? तो उसका निर्माण है ना, वह एटीपी के रूप में होता है। यानी आपसे यह पूछ दिया जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का संचय हमारा एटीपी के रूप में होता है। फिर क्या है, इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, इसको श्वसन केंद्र कहते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन को क्या कहते हैं? इसको श्वसन का केंद्र भी कहते हैं, और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। फिर क्या है, इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका का शक्ति गृह है ना, वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह। पावर हाउस क्या हो गया? शक्ति गृह। सेल क्या हो गया? कोशिका। यानी कोशिका का शक्ति गृह क्या हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद हम चलते हैं लवक पर। तो हमारा लवक क्या है? खोज किसने की थी लवक की? तो खोज की थी हैक्कल ने। यानी जो लवक है, लवक की खोज किसने की थी? तो लवक की खोज की थी हैक्कल ने। और ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और ये जो लवक है, ये लवक किसमें पाए जाते हैं? तो ये जो लवक है ना, तो ये लवक पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं तथा अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। जो अधिकतर लवक होते हैं उनमें क्या होते हैं? तो अधिकतर लवक के अंदर वर्णक होते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि लवक के अंदर क्या पाया जाता है? तो लवक के अंदर वर्णक पाया जाता है। लवक के अंदर क्या पाया जाता है? तो लवक के अंदर वर्णक पाया जाता है। फिर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो गया हमारा, नील हरित शैवाल हो गया, वह कवक में लवण नहीं पाए जाते। यानी जो लवण है वह किन में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो लवण है ना, तो सबसे पहला तो जो हमारा हो गया वह है हमारा जीवाणु। और फिर क्या है? फिर है इसके अंदर है जो है वह है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल फिर क्या है? फिर है कवक। तो इनके अंदर है ना, तो इनके अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। तो लवक किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं? तो लवक हमारा हो गया जीवाणु हो गया, और हमारा हो गया नील हरित शैवाल हो गया, वह कवक हो गया। इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या है? हरित लवक। हरित लवक क्या है? हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो हरित लवक क्या है? यानी जो पादप कोशिका का रसोई घर है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पादप कोशिका के रसोई घर को हरित लवक के नाम से जाना जाता है। यानी हरित लवक क्या हो गया? पादप कोशिका का रसोई घर हो गया। यानी जो पादप कोशिका का रसोई घर है ना, उसको हरित लवक के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हो गया? पत्तियों का रंग है ना, वह क्या हो गया? तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल या
पर्णहरित के कारण ही हरा होता है। जो पत्तियों का जो हरा रंग है वह किस कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण ही होता है। उसके बाद जो टमाटर का लाल रंग है ना वह किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है ना वह लाइकोपिन के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण से होता है। फिर है मिर्च का रंग। जो मिर्च का रंग हरा होता है वह किस कारण होता है? तो वह होता है कैरोटीन के कारण। यानी जो मिर्च का रंग यह हो जाएगा कैरोटीन के कारण, और जो चुकंदर का कलर है ना वह हो जाता है विटामिन के कारण, और जो गाजर का रंग है ना वह हो जाएगा कैरोटीन के कारण। यानी आपसे पूछ ली कि जो मिर्च का रंग है वह किस कारण होता है? जो मिर्च का रंग है ना वह तो हो जाता है कैरोटीन के कारण। तो मिर्च का रंग किस कारण हो गया? तो मिर्च का रंग हो गया कैरोटीन के कारण। और चुकंदर का विटामिन के कारण। यानी जो चुकंदर है तो चुकंदर का रंग किस कारण होता है? तो चुकंदर का रंग होता है विटामिन के कारण। और जो गाजर का रंग होता है ना तो गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो गाजर का रंग किस कारण होता है? तो गाजर का कलर हमारा कैरोटीन के कारण होता है। फिर क्या है? फिर है पत्तियों का रंग पीला, कैरोटीन व जेंथोफिल के कारण होता है। यानी जो पत्तियों का रंग पीला है ना वह कैरोटीन या फिर जेंथोफिल के कारण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पत्तियों का रंग होता है ना, पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, और वह साथ ही साथ जेंथोफिल के कारण भी होता है। यानी पत्तियों का पीला होने में दो तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहला है कैरोटीन और दूसरा है जेंथोफिल। उसके बाद क्या है? पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी जो पर्णहरित है ना तो पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg++। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे हमारा क्या आ गया? तो आगे हमारा आ जाता है राइबोसोम। तो हमको राइबोसोम के भी बारे में अच्छा खासी पकड़ होनी चाहिए, यानी अच्छा खासा नॉलेज हमें होना चाहिए। तो राइबोसोम है, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी पेलर ने। तो राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज की पेलर ने की थी। फिर क्या है? यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। जो राइबोसोम है किसका कार्य करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन कहते हैं। तो क्या है? यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, तो इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटीन का कारखाना या फिर कोशिका का इंजन इसको कहते हैं। फिर यह आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो यानी जो राइबोसोम है ये किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए और साथ ही प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो आरएनए का प्रतिशत है ना राइबोसोम के अंदर वह 80% है, यानी 80% है ना जो राइबोसोम है ना वह आरएनए से बने होते हैं। फिर क्या है? यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यानी राइबोसोम क्या हो गया? तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग हो गया जिसका निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। यानी जो राइबोसोम का निर्माण है वह किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम का जो निर्माण है ना वह केंद्रिका के कारण होता है। तो आपको पता होना यह भी चाहिए। तो उसके बाद हम थोड़ा से ऊपर की ओर चलते हैं। तो हमारा ऊपर क्या है? अब है हमारा रिक्तिका या फिर रसधानी। यानी जो रिक्तिका होती है या जो रसधानी होती है वह क्या होती है? तो रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोब्लास्ट कहलाता है। यानी जो रिक्तिका है ना तो रिक्तिका या जो हमारी रसधानी है उसका जो बाहरी आवरण है ना उसको क्या कहते हैं? तो उसके बाहरी आवरण को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी जो रिक्तिका होगी ना तो रिक्तिका का जो बाहरी आवरण हो गया ना तो रिक्तिका का जो बाहरी आवरण है ना उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रिक्तिका होती है ना तो रिक्तिका के जो बाहरी आवरण को किस नाम से जाना जाता है? तो रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है? यह पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी पाई जाती है। तो जो हमारी रिक्तिका है या जो हमारी रसधानी है ना वह क्या है? वह पादप कोशिकाओं में तो क्या हो गया? जो ये हमारी कोशिका है ना
पादप कोशिका में तो बड़ी पाई जाती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है ना, उसके अंदर जो रसधानी है ना, वह छोटी पाई जाती है। फिर क्या है, जंतु कोशिका में ये जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिका में यह कठोरता प्रदान करती है। यानी जो हमारी रक्त वाहिनियाँ है ना, रक्तिका है या फिर जो रसधानी है, वह क्या कार्य करती है, यह जंतु कोशिका में तो जो हमारा जल संतुलन है ना, उसका कार्य करती है, लेकिन यह पादप कोशिका में ये कठोरता प्रदान करती है। उसके बाद हम क्या, तो जो हमारी रिक्तिका या फिर जो रसदानी होती है ना, जो रिक्तिका का जो बाहरी आवरण होता है ना, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है टोनोप्लास्ट। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो रिक्तिका होती है, तो रिक्तिका का जो बाहरी आवरण है वह किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है टोनोप्लास्ट के नाम से। यानी जो रिक्तिका का बाहरी आवरण हो गया वह हो गया टोनोप्लास्ट। फिर क्या है, फिर है यह पादप कोशिका में बड़ी व जंतु कोशिका में छोटी होती है। यानी जो रिक्तिका होती है ना, वह पादप कोशिकाओं के अंदर तो क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि वो जंतु कोशिका होती है ना, तो जंतु कोशिका के अंदर छोटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिक्तिका है ना, तो वह पादप कोशिका के अंदर तो क्या हो गई, बड़ी हो गई, और जबकि जो जंतु कोशिका है ना, तो जंतु कोशिका के अंदर हो जाती है छोटी। अपन जंतु कोशिका के अंदर आते हैं। फिर क्या है, जंतु कोशिका में ये जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिका में ये कठोरता प्रदान करती है। यानी जो रिक्तिका है ना, तो रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है, यानी जो रिक्तिका है ना, उसका जो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है ना, उन दोनों के अंदर इसका अलग अलग कार्य है। तो रिक्तिका का जो जंतु कोशिका के अंदर तो यह कार्य है कि जो जल होता है ना, तो वह जो जल को संतुलित करके रखती है, यानी जल का संतुलन बनाए रखती है। तो यह रिक्तिका का जंतु कोशिका के अंदर कार्य है। तो जो रिक्तिका है, तो रिक्तिका का जंतु कोशिका के अंदर क्या है, कार्य है, तो रिक्तिका का जंतु कोशिका के अंदर कार्य है जो जल होता है ना, तो जल का संतुलन करना है। फिर क्या है, तो यह जो पादप कोशिका के अंदर है ना, तो पादप कोशिका में इसका क्या कार्य है, तो पादप कोशिका का इसके अंदर कार्य है कि कठोरता पैदा करना। यानी जो पेड़ होते हैं वो पेड़ कठोर होते हैं, तो वो पेड़ कठोर किस कारण होते हैं, तो जो पेड़ है ना वह रिक्तिका के कारण कठोर होते हैं। और जो मनुष्य होता है ना, तो मनुष्य के जो शरीर के अंदर जो जल का संतुलन होता है ना, वह रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। यानी रिक्तिका के अलग अलग कोशिका के अंदर अलग अलग कार्य है। उसके बाद हम थोड़ा सा डीएनए और आरएनए में अंतर को समझ लेते हैं। यानी जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है, उसके अंदर क्या अंतर होते हैं, क्या इसके अंदर आपको अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर हमारा एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डीएनए पर। तो सबसे पहले किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आज की हमारा चर्चा का टॉपिक है वह है डीएनए। तो डीएनए के अंदर क्या कुछ होता है, तो डीएनए होता है ना, इसके अंदर शर्करा डीऑक्साइबोज होती है। यानी जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए के अंदर एक तो हमारी शर्करा डीऑक्सीरिबोज होती है। फिर क्या है, इसके अंदर 4 एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन होते हैं। यानी जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या क्या होते हैं, तो डीएनए के अंदर हमारे एक तो 4 एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया और थायमिन हो गया और साइटोसिन होते हैं। फिर क्या है, यह मुख्यतः केंद्रकों में पाया जाता है। यानी जो डीएनए है, जो हमारा है डीएनए, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा अगला आरएनए। तो आरएनए क्या होता है, इसमें शर्करा राइबोज होती है। यानी जो आरएनए होता है ना, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर शर्करा राइबोज होती है। उसके बाद क्या है, इसमें 4 थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यानी जो आरएनए होता है ना, आरएनए, इसमें 4 थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल होता है। और फिर क्या है, यह केंद्र एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। यानी जो आरएनए है ना, आरएनए आपको केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के अंदर आपको आरएनए देखने को मिलता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं।
तो आगे हमारा क्या है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आगे हमारा है जो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है ना, उसके अंदर हम अंतर देखने वाले हैं। यानी जो पादप कोशिका होगी और जो हमारी जंतु कोशिका है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, उसके अंदर क्या अंतर है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो पादप कोशिका क्या हो जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी जो पादप कोशिका होती है ना, तो पादप कोशिका के अंदर आपको कोशिका भित्ति देखने को मिल जाती है और इसमें रिक्तिकाएँ है ना वह बड़ी होती है। जो हमारी पादप कोशिका है ना, तो पादप कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है ना, तो वो रिक्तिकाएँ बड़ी होती है और इसमें लवक पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। और इसके अंदर जो तारकाएँ है ना वह अनुपस्थित रहता है तथा इसका आकार आयताकार होता है। यानी जो हमारी पादप कोशिका है उसके संदर्भ में क्या कुछ है, अगर हम पादप कोशिका पर चर्चा करें तो पादप कोशिका क्या हो गया, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी जो पादप कोशिका है इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो पादप कोशिका के अंदर सबसे पहले तो आपकी इसके अंदर आपको कोशिका भित्ति देखने को मिल जाती है। फिर जो इसके अंदर जो रिक्तिकाएँ होती है ना वह बड़ी होती है। यानी पादप कोशिकाएँ के अंदर रिक्तिकाओं का साइज बड़ा होता है। फिर क्या है, फिर है इसमें लवक पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर लवक पाया जाता है। यानी जो पादप कोशिका है ना इसमें आपको लवक देखने को मिलने वाला है। फिर क्या है, इसके अंदर जो तारकाई होता है ना वह अनुपस्थित रहता है। यानी जो पादप कोशिकाएँ होती है ना उसके अंदर तारकाई नहीं होता है। उसके बाद क्या है, इसका आकार आयताकार होता है। यानी कि जो पादप कोशिका होती है ना उसका आकार आयताकार होता है। यानी इसका आकार इस प्रकार होता है। फिर हम जंतु कोशिका पर चर्चा करते हैं। यानी जो हमारी जंतु कोशिका है उसका क्या कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं जंतु कोशिका पर। तो जंतु कोशिका क्या होगी, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी जो जंतु कोशिका होती है ना उसके अंदर आपको कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलती है। और जो इसके अंदर रिक्तिकाएँ होती हैं ना तो उसके अंदर रिक्तिकाएँ छोटी छोटी होती हैं। यानी इसके अंदर जो रिक्तिकाएँ हैं ना वह छोटी होती हैं। इसमें लवक नहीं पाया जाता है और तारकाएँ उपस्थित रहता है। इसका आकार वृत्ताकार होता है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। यानी जब हम 9th क्लास में हुआ करते थे ना, तो 9th क्लास में हमारा इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर लगता था कोशिका पर। उसके अंदर हमको बहुत कुछ अच्छी तरह से आपको देखने को मिला होगा। तो जो हम पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है ना, इस पर हम अच्छी तरह अपनी पकड़ कर लेते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन कहीं पर भी गलत रहे हो। पादप कोशिका क्या हो गया, इसमें आपको कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो पादप कोशिका है ना, तो पादप कोशिका के अंदर सबसे पहले तो आपको कोशिका भित्ति देखने को मिल जाती है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर आपको रिक्तिकाएँ देखने को मिलती है जो कि साइज में बड़ी होती है। यानी जो पादप कोशिका होती है ना, तो पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएँ होती है ना वह बड़ी होती है। फिर इसमें लवक पाया जाता है। तो पादप कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर आपको लवक देखने को मिलता है। और जो तारकाई होता है ना, तो तारकाई इस कोशिका के अंदर अनुपस्थित हो रहता है। यानी इसके अंदर हमारा तारकाई नहीं होता है। और जो इसका आकार है ना, इसका आकार आयताकार होता है। इसका आकार कैसा हो गया, इसका आकार आयताकार होगा। आपने पढ़ा होगा जैसे हमारी जो पादप कोशिका है ना वह इस प्रकार होती है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। जो हमारी पादप कोशिका है ना वह इस प्रकार से हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं। तो पादप कोशिका किस प्रकार की होती है, तो पादप कोशिका हमारी इस प्रकार से होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अब हम चलते हैं जंतु कोशिका पर। तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी जो जंतु कोशिका है ना उसके अंदर आपको कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलती है। और जो इसके अंदर जो रिक्तिकाएँ होती है ना, तो इसके अंदर आपको छोटी रिक्तिकाएँ देखने को मिलती है और इसमें लवक आपको नहीं मिलता है। और इसके अंदर तारकाएँ उपस्थित रहता है और इसका आकार वृत्ताकार होता है। जो जंतु कोशिका होती है ना उसका कार्य आपका इस प्रकार से होता है। इस प्रकार आपकी जंतु कोशिका है ना वह होती है जंतु कोशिका।
इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, तारकाई तुर्काई सब कुछ आपको केंद्रक इसी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं केंद्रक पर, यानी केंद्रक क्या है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो केंद्रक है, तो केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। तो क्या हो गया, जो केंद्र होता है ना, जो केंद्र के चारों तरफ एक दोहरी परत की झिल्ली होती है, यानी जो केंद्र है ना केंद्रक है, तो केंद्रक के चारों ओर क्या हो जाती है, तो केंद्रक के चारों तरफ एक दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक कला कहते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद है कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है, यानी जो केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा और एक तरल पदार्थ होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, कि जो केंद्र के अंदर जो गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है ना, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर क्या है, फिर हमारा है जीवाणु व नील हरित शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमैटिन पदार्थ यानी न्यूक्लियो केंद्रक में 85% है, प्रोटीन 10% और आरएनए 5% व डीएनए होते हैं। केंद्रक में तो 85% प्रोटीन में 10% और आरएनए में 5% व डीएनए होते हैं। फिर है क्या है, तो एक बार पुनः जो आज हमने पढ़ा है ना, उस पर थोड़ी सी चर्चा फिर से कर लेते हैं। आज जो तबीयत है ना, वो थोड़ी सी आज तबीयत मेरी ख़राब है, जिस कारण आवाज़ सही नहीं आ पा रही है। फिर लेकिन तबीयत ख़राब होने पर भी आपकी क्लासें आपको टाइम पर मिलने वाली हैं, यानी टाइम टू टाइम आपको आपकी सभी क्लासें देखने को मिलने वाली है। मैं सबसे ज़्यादा आपको जो हमारा टारगेट है ना पशु परिचर, उसको हम टारगेट करने वाले हैं, यानी आपको पशु परिचर की पूरी बैक टू बैक क्लासें आप सभी को देखने को मिलती है। और यह सिलेबस आपका, ये तो हमारा पशु परिचर हो गया, पशु परिचर हो गया, इसी के साथ साथ आपका हो जाएगा पटवार हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, एलडीसी हो गया। सभी भर्तियों के अंदर आपका ये सिलेबस काम आने वाला है। तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी जॉब 100% लगने वाली है। तो आपको सभी क्लासें सभी टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। मैं एक अकेला टीचर हूँ, तो भी मैं आपके लिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे का मटेरियल डालता हूँ। तो आप यह सोचो कि मैं 7 क्लास बनाता हूँ, तो हर क्लास हमारी लगभग 1 घंटे के आसपास होती है। तो मुझे कितना समय लगता होगा आपके लिए क्लास तैयार करने में, मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है। मेरे को बहुत ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा समय मुझे यूट्यूब को हैंडल करने में लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है कि आप सभी के लिए टाइम टू टाइम क्लासें अपलोड करूं, और भी मुझे बहुत सी काम होते रहते हैं, फिर भी आपको आपकी क्लासें टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। तो एक बार पुनः हमने जो आज पढ़ा है ना, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती न हो। तो सबसे पहले जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है और संचयन उसका एटीपी के रूप में होता है। फिर यह इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायक होती है। इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। फिर है लवक, खोज हैकल ने की थी, ये पादप कोशिका में पाया जाता है तथा अधिकतर लवक के वर्णक होते हैं। तो इस प्रकार जो आज की हमारी क्लास 3 युवा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।